गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भारत संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना लेक्चर दे रही हूँ। अगर हम ये कहें कि प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज़ प्रियम्बल, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको स्पष्ट किया जाता है। जो प्रस्तावना होती है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो होता है कि जो संविधान निर्माता हैं उनके क्या विचार थे संविधान बनाते समय, उनके क्या उद्देश्य थे, उनको स्पष्ट करना है, जिससे संविधान का जो क्रियान्विति हो या इम्प्लीमेंटेशन हो वो संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप हो। उसमें जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल उद्देश्य है, उसको भी ध्यान में रखा जा सके। सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। उसके बाद विश्व के अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी इंक्लूड है, शामिल है। प्रस्तावना जो है वो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। फेमस जो न्यायविद हैं या संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, N.A. पालकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना जो है उसमें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। इस तरह से हम देखें तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये संविधान का इंट्रोडक्शन है, ये संविधान का परिचयात्मक भाग है, ये संविधान के उद्देश्यों को बताता है, ये संविधान के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमें बताता है। ये भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के जो गौरवपूर्ण मूल्य हैं उनको प्रस्तावना के द्वारा संविधान में रखा गया है। अगर हम देखें कि प्रस्तावना जो है उसके कौन कौन से तत्व हैं, तो प्रस्तावना जो है उसके मूल 4 जो हैं वो मूल तत्व हैं। पहला है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना जो है वो ये कहती है कि संविधान जो है वो भारत के लोगों से ही शक्ति अधिग्रहित करता है। जब हम बोलते हैं वी द पीपल, इसका मतलब है कि संविधान जो है वो कहीं हमने बाहर से कहीं हमारे अडॉप्ट नहीं किया है, बल्कि इसका जो मूल स्रोत है वो कौन है, हम भारत के लोग, वी द इंडियंस। दूसरा है भारत की प्रकृति। ये प्रस्तावना जो है वो घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करती है और इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। ये संविधान के लागू करने की तिथि को भी बताती है। ये 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। अब यदि हम प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द उल्लेख किए गए हैं, यदि हम उनको पढ़ें, यदि हम उनको समझें, तो ये जो शब्द इम्पोर्टेंट जो मुख्य शब्द हैं वो हैं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। अब हम इनको डिटेल से इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं संप्रभुता या सॉवरेनिटी। संप्रभुता जो है उसका मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का वह डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और उसे अपने मामले, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो आंतरिक हो, उनका सॉल्व करने के लिए वो भारत जो है वो स्वतंत्र है।
यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, फिर भी संविधान से अलग ये घोषणा की कि किसी भी तरह की से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है ये। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी भी मायने में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है वो किसी भी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो शब्द है इम्पोर्टेंट प्रस्तावना का, वो है समाजवादी। जो 1976 के 42वें संशोधन में भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। यानी ये जो समाजवादी शब्द है ये पहले से ही संविधान में अंतर्निहित थी, लेकिन बाद में इसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। और भारतीय समाजवाद जो है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जा सकता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बिलीव करता है, जहाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसका गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एवं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीतियाँ जो 1991 में आई ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा सा जो है वो लचीला बना दिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शब्द है प्रस्तावना में वो है धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष को भी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया और उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान निर्माता जो है वो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कोई विशेष धर्म को प्रेफरेंस ना मिले। इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, यानी हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार जो है अपना जो है वो समर्थन देती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है कि संविधान में प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी संपूर्ण जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसमें जो लोग हैं या जनता जो है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो है डायरेक्ट करती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसके जो मुख्य टूल्स हैं वो हैं परिप्रच्छा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। दूसरी ओर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जो है लोकतंत्र जनता स्वयं शासन में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार चलाते हुए वह प्रतिनिधि जो है वो कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये भी दो प्रकार का होता है, एक है संसदात्मक शासन व्यवस्था और एक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो राष्ट्रपति के अधीन होती है। जो भारतीय संविधान है उसमें संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सभी जो कार्यकारिणी है अपनी नीति और कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें लोकतांत्रिक शब्द का रूप जो है वो बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रस्तावना का वो है गणतंत्र
और गणतंत्र में है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है राजशाही और एक है गणतंत्र। जो राजशाही है उसमें राज्य का प्रमुख राजा या रानी या उत्तराधिकार या वंशानुगत से होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। और जो गणतंत्र में जो हेड होता है स्टेट का, कंट्री का, वो हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ ये है कि जो भारत का प्रमुख है यानी जो राष्ट्रपति है वो चुनाव के जरिए अपना पद ग्रहण करता है अप्रत्यक्ष तरीके से, और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। गणतंत्र में दो और बातें भी इम्पोर्टेंट है, शामिल है। पहली तो ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के, जनता के हाथ में होती है। और दूसरा जो है वो है कि किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, यानी सब सार्वजनिक कार्यालय, कोई भी जो भी चीज़ है, जो भी व्यवस्था है सार्वजनिक, उसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए वह द्वार खुला रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है न्याय। और प्रस्तावना जो है वो न्याय में 3 टाइप के जो है 3 तरह के न्याय की बात करते हैं। पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े और महिलाओं वर्ग की स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इनकम और जो संपत्ति की असमानता है उसको दूर करना शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है, प्रोपोर्शनल जस्टिस को। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो, चाहे अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात हो। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन तत्वों के आधार, जो इन तत्वों को हमने दिया है वो 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी, रूसी क्रांति जो थी, उससे हमने इनको लिया है। राजनीतिक न्याय जो है उसका तात्पर्य ये भी है कि जो सभी व्यक्ति हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में समान और स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में जो समानता का उल्लेख किया गया है उसमें यही भाव निहित है कि समाज के जो कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए न केवल अन्य व्यक्तियों के समान विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, और बल्कि क्योंकि जब तक उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति नहीं की जा सकेगी। अर्थात भारतीय संविधान जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करता है जो न्याय की धारणा के अनुकूल भी है और उसकी प्राप्ति का एक साधन भी है। भारतीय संविधान द्वारा जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था में वयस्क मताधिकार को अपनाकर राजनीतिक न्याय को तत्काल तो प्राप्त कर लिया गया है, और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्षता भी इसी दिशा में एक कोशिश है, लेकिन न्याय के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक न्याय है। हमारे संविधान निर्माता जो थे वो इस बात से भली भांति परिचित थे, उनको ये पता था कि जब तक हमें आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बाकी जो न्याय है उनकी प्राप्ति जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए भारत में आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, और लेकिन जो भी कुछ किया गया है उसकी तुलना में भी बहुत कुछ करना जो है वो शेष है। कल के लेक्चर में हम जो प्रस्तावना है उसके जो और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनका विस्तार से उनको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।